ये दूसरे नशों की तरह नहीं है कि हम इसको कभी भी छोड़ दें, कभी भी ले लें। इस प्रकार के नशा करने वाला इंसान परिवार से थोड़ा-सा कट के रहने लगता है, क्योंकि वो बताता तो नहीं है। हमारा बच्चा हमसे खुल के बात नहीं कर रहा, हमारे साथ बैठ नहीं रहा है, कम समय दे रहा है और उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप क ने किसी ने किया है और वो इलाज करने जाएगा तो उसको पुलिस ले जाएगी, नहीं। एचआईवी जैसी बीमारी, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी केस, हर पेशेंट की परिस्थितियाँ और पारिवारिक परिस्थितियाँ, बैकग्राउंड अलग-अलग होती है। अगर ऐसा डाउट होता है तो तुरंत हम दवाइयाँ भी रोकते हैं, जाँच करते हैं कि क्यों आया ऐसा। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा आजकल नशे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिगरेट और जो शराब का नशा है, इसे आम नशा समझा जा रहा है और इसमें अफ़ीम जैसे, गांजा जैसे नशे की लत युवा पाल रहे हैं और देश का भविष्य खराब हो रहा है। इसमें जानकारी देने के लिए मुजफ्फरनगर के मशहूर डॉक्टर हैं अर्पण जैन, मनोचिकित्सक, जानकारी देंगे इसमें जो आजकल के युवा ले रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है और क्या-क्या उन चीज़ों के नुकसान हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खुद न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार आप सब लोगों को। आजकल जो युवा हैं उनको देश का भविष्य कहा जाता है और वो देश का भविष्य खराब हो रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है। जो स्मैक है वो क्या-क्या नुकसान उस युवा को कर सकते हैं जो युवा उसको इस्तेमाल में ले रहे हैं? देखिए युवा ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, तो अगर हम युवा अवस्था में ही सही चीज़ों को सही से समझ पाएँ और गलत चीज़ों से दूर रह पाएँ, तो शायद पूरा जीवन हमारा वो सफल भी हो सकता है और सुरक्षित भी रह सकता है। जैसा आपने शराब और बीड़ी सिगरेट के नशे के अलावा स्मैक जैसे नशे की बात करी, आजकल हम लगातार देख रहे हैं कि स्मैक जैसा गंभीर जो एक प्रकार का नशे का पदार्थ है, वो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी केसेस आते हैं जो स्मैक का नशा कर रहे हैं। वो कहीं से भी लेके आते हैं, दिल्ली से लाते हैं या फिर देहरादून से लाते हैं या किसी दूसरे शहर से लाते हैं, बट काफ़ी व्याप्त है और ये नशा बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। ये दूसरे नशों की तरह नहीं है कि हम इसको कभी भी छोड़ दें, कभी भी ले लें। जो स्मैक जैसी चीज़ का 8 से 10 दिन से ज़्यादा प्रयोग कर लेता है, उसको उसकी क्रेविंग होने लगती है, तलब होने लगती है। तो ये गंभीर नशा है और ये गंभीर विषय भी है। तो शुरुआत में इस तलब को कितना आसान है रोकना? देखिए शुरुआत इसीलिए प्रिवेंशन का रोल होता है कि जो हमारे युवा बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, उनको इस चीज़ के बारे में सही जानकारी हो कि अगर उनको कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऑफर करता है इस प्रकार का कोई नशा, तो वो समझें कि ये आज एक दिन अच्छा लग सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा, इसके बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव होंगे। उसका करियर वहीं की वहीं रुक जाएगा, उसका सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई से या करियर से चेंज हो जाएगा। शुरू में तो लगेगा कि उस नशे के साथ वो ज़्यादा काम कर पा रहा है, ज़्यादा बोल पा रहा है, लेकिन उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। और इन नशों के साथ सिर्फ शरीर और मन की नुकसान नहीं है, आर्थिक नुकसान भी है, क्योंकि ये तो बहुत सस्ते बहुत कम पैसे में उपलब्ध नहीं होते, बहुत महंगे नशे हैं। इसको जैसा मैं जानता हूँ स्मैक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको एक इंसान जब यूज़ करता है तो एक दिन में 3 से 4 5,000 रुपए तक का नशा वो यूज़ कर लेता है। तो उसके लिए समाज को एक आर्थिक जोखिम भी होता है समाज के लिए, क्योंकि इतना पैसा एक इंसान अपनी जेब से तो खर्च नहीं कर पाता। जब उसके पास उसके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो किसी ना किसी रूप में दूसरे से पैसे लेके, उधार लेके या किसी का पैसा उसको किसी को धोखा देके वो उस पैसे को नशे के लिए यूज़ करने लगता है। तो क्या इतने पैसे से नशे की शुरुआत करते हैं? कैसे उसकी नशे की शुरुआत होती थी? क्योंकि आप इलाज करते हैं, उनकी काउंसलिंग भी होती होगी ज़रूर। जी, जनरली क्या है, अगर युवावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा माँ-बाप से कटे रहे हैं, बहुत माँ-बाप उन पे बहुत ध्यान ना दें और अपने पीयर ग्रुप यानी दोस्तों के साथ उनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के हम नशे करेंगे तो हम फॉरवर्ड समझे जाएँगे, हम स्मार्ट समझे जाएँगे, लेकिन उसके दुष्प्रभावों को साइड कर देता है। तो युवावस्था को युवाओं को ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के नशे से हमें बिल्कुल दूर रहना है और कोई अगर कर भी रहा है, तो हो सके तो उसको भी सहायता करनी है कि भैया आप उसका ट्रीटमेंट करा लो, उस रेदर देन आपको भी ऐसा ना हो कि उस नशे के साथ आपको कोई वैधिक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और उसको सही मायने में मैं कहूँगा कि हर किसी की ज़िम्मेदारी बनती है, डॉक्टर्स तो चलो इलाज करने के लिए हैं ही, समाज के हर लोगों की, कि ऐसा नशा करते हुए अगर किसी को पाए तो उसको सही गाइड करें, जज ना करें कि भाई तू बुरा इंसान है। अब वो फँस तो गया है उसके अंदर नशे में, तो उसको जज करे भी ना, उसको सही रास्ता दिखाएँ कि भाई डॉक्टर से मिलने आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी मनोचिकित्सक ओपीडी चलती है और वहाँ पर पूरे गंभीरता के साथ ऐसे मरीजों को देखा जाता है। उनका कोई हँसी माखौल नहीं उड़ाया जाता, बहुत गंभीरता के साथ देखा जाता है, उनको पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है। तो जो नशा करने वाले युवा हैं, उनको कैसे पहचाने कि इसने नशा किया हुआ है? हालाँकि पहचान लेते हैं, चेहरे से पता चल जाता है, आँखों से। जी। और क्या चीज़ें हैं जिनसे जी, जनरली इस प्रकार के नशा करने वाला इंसान परिवार से थोड़ा-सा कट के रहने लगता है, क्योंकि वो बताता तो नहीं है। और क्योंकि स्मैक का जो नशा है वो लोग कुछ लोग इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, यानी कि सिरिंज से
अपनी नसों में लेते हैं, कुछ लोग उसको स्मेल करते हैं, उसको फॉयल होती है मेटल की फॉयल, उस पर उसकी फ्यूम बना के उसको इनहेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज इंसान अपने घर वालों के साथ नहीं रखता, तो वो बहुत ज्यादा समय घर से बाहर बिताने लगते हैं ऐसे बच्चे, या घर के बाथरूम में बहुत समय बिताने लगते हैं, और उनका व्यवहार अटपटा सा हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उनको पैसे की बहुत नीड होने लगती है। जैसे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, अपने रूटीन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर वो इधर उधर से पैसे मैनेज करने लगते हैं। तो जब हमें लगे कि हमारा बच्चा हमसे खुल के बात नहीं कर रहा, हमारे साथ बैठ नहीं रहा है, कम समय दे रहा है, और उसको पैसे की बहुत जरूरत है और चिड़चिड़ा बहुत हो गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो इस प्रकार के किसी नशे की गिरफ्त में हो। अच्छा, नशे की गिरफ्त से वो अपराध की ओर भी बढ़ सकता है। जी जी, मैंने बताया जैसे, क्योंकि इसमें पैसा बहुत चाहिए होता है, और अपराध का इसमें दूसरा एंगल ये भी है क्योंकि ओपियोइड जितने भी होते हैं, इनको अगर हम रिक्रिएशनल के यानी नशे के रूप में यूज करते हैं तो वो एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो अगर आप ये केमिकल यानी कि स्मैक जैसी चीज लेकर कहीं अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो वो एक एनडीपीएस के अंदर केस माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी ने किया है और वो इलाज करने जाएगा तो उसको पुलिस ले जाएगी, नहीं। वो अगर अपना इलाज कराना चाहता है, उसे छोड़ना चाहता है, तो उनको पुलिस विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग सब लोग सपोर्ट करते हैं उसको, उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए। तो क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं वो जो नशा इतना महंगा नशा कर रहे हैं, इतना खतरनाक नशा, तो क्या बड़े उसके नुकसान? जो हमने आर्थिक नुकसान बताया, उसके अलावा इसमें सामाजिक नुकसान है, पारिवारिक नुकसान है और शारीरिक नुकसान भी है, क्योंकि जो इंजेक्शन का नशा होता है उससे हमें कुछ ब्लड बोर्न बीमारियां हो सकती हैं जो खून के द्वारा फैलती हैं, क्योंकि इस प्रकार के नशा करने वाले लोग कई बार सिरिंज शेयर भी करते हैं, बार बार वो सिरिंज नहीं खरीद पाते, या खरीदते भी हैं तो फिर भी शेयर कर लेते हैं। तो उसमें काला पीलिया जैसी बीमारी, एचआईवी जैसी बीमारी, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी, इन बीमारियों के फैलने का खतरा बहुत रहता है। और अधिकतर हम देखते हैं जो लंबे समय से आईवी ड्रग अब्यूज कर रहे हैं उनको पता नहीं होता, वो तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं हो सकता, लेकिन जब हम उनका ब्लड का टेस्ट कराते हैं, वायरल मार्कर्स कराते हैं, तो वो पॉजिटिव निकल आते हैं और वो एक नई समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि नशा जो है मन को अफेक्ट करता है, तो प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, एग्रेसिव हो जाता है पेशेंट, तो छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगता है, यानी कि मारपीट तक पे उतारू हो जाता है। और जब उसको नशा नहीं मिलता तो शायद वो दूसरे को भी हार्म कर सकता है और खुद को भी हार्म कर सकता है। तो ये काफी गंभीर और बड़े ही दुष्प्रभाव इसमें होते हैं। तो रोक पाए शुरू में ही ना करें सबसे बढ़िया है, और शुरुआत करके पहचानने की शुरुआत हो गई है तो उसका तुरंत उपचार करा लें। अति गंभीर मरीज अगर है जो बहुत लंबे समय से कर रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करने की फैसिलिटीज भी हैं। तो उस मरीज का कितना लंबा इलाज चलेगा जो आपने बताया कि अति गंभीर है? जी, उसमें देखिए हर केस, हर पेशेंट की परिस्थितियां और पारिवारिक परिस्थितियां, बैकग्राउंड अलग अलग होती है। तो पेशेंट के मोटिवेशन यानी कि उसकी चाहत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कैसे चलाएं। अधिकतर ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट चलाते हैं, यानी कि पेशेंट आता है, अपने जांच कराता है, ट्रीटमेंट लेके जाता है और घर वालों के संरक्षण में ट्रीटमेंट लेता है, क्योंकि जैसे वो अलग जाएगा, अकेला होएगा, उसकी तलब जो है, क्रेविंग बढ़ जाएगी। तो घर वालों के अगर संरक्षण में ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके बाद वो फेल हो रहा है ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट, तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और वो हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इनिशियल फेज हॉस्पिटलाइजेशन का डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है, जो 7 से 10 दिन का होता है, और उसके बाद का जो फेज होता है उसको एंटी क्रेविंग मेजर्स लेते हैं उसमें, यानी कि जिसमें उसको आगे वो रिलैप्स ना करे, उसके लिए उसको रिहेबिलिटेशन में भी रहना पड़ जाता है। तो वो लंबा हो सकता है, वो महीनों का भी स्टे हो सकता है उसमें। अगर वो दवाई ले रहा है या आप उसका इंजेक्शन के थ्रू या दवाइयों के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो उसके बाद नशा कर लेता है, तो क्या उसको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं? लोगों के मन में एक बात रहती है कि अगर इसका इलाज चल रहा है, अगर नशा कर लिया तो कहीं इसकी जान ना चली जाए, इस तरह के सवाल लोग। देखिए, अगर पेशेंट को घर वाले सुपरवाइज करें और वो दवाई ले रहा है तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो नशे की तरफ जाए। जनरली नशे की तरफ दवाई लेने के बाद इसलिए जाता है इंसान कि घर वाले को देख नहीं रहे हैं या कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या घर के अंदर एक्सप्रेस्ड इमोशंस बहुत ज्यादा है, यानी उनको कोई ताने दे रहा है या उनको नीचा दिखा रहा है, और साथ साथ वो दवाई खत्म हुई और उसने सोचा मैं कुछ दिनों के बाद लूंगा दवाई, वो 2-3 दिन के अंदर नशा कर लेता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा देखा है मैंने कि जिसके घर वाले जागरूक होकर उसका ट्रीटमेंट लगातार कराते हैं और दवाई बीच में टूटने नहीं देते, वो जनरली नशे के साथ, दवाई के साथ साथ नशा नहीं करते हैं। और अगर वो करते हैं, अगर उसके बावजूद भी दवाई के साथ नशा कर रहे हैं, तो उसके ज्यादा ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं कि उसको मूर्छा आ जाए, सुस्ती आ जाए। अगर ऐसा डाउट होता है तो तुरंत हम दवाइयां भी रोकते हैं, जांच करते हैं कि क्यों आया ऐसा। तो घर वालों को इसमें सजग रहने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि पेशेंट को तो उस समय अपना सही गलत इतना समझ में नहीं आ रहा होता। तो क्या दवाइयों के साथ जो काउंसलिंग भी होना जरूरी है? आप काउंसलिंग भी करते हैं ऐसे मरीज? जी, काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि हर
लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो नशा छूट ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, ये तो मेरे ऊपर मन की बात है, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उसका वो दिन कभी नहीं आता जिस दिन वो छोड़ देगा। उसको कॉन्फिडेंस तो ये रहता है कि मैं छोड़ दूंगा खुद से, लेकिन वो दिन आ नहीं पाता। तो काउंसलिंग का मेन पार्ट यही होता है कि हम मरीज को, उसके घर वालों को बताते हैं कि इस चीज को हल्के से ना लेवे, और ये ना सोचे कि ये स्वतः कर लेगा। करना तो उसे नहीं है, लेकिन सब कुछ उसमें मत छोड़े। उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का रोल है, कहीं ना कहीं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का रोल है, और परिवार के लोगों का तो रोल इम्पोर्टेंट है। तो जो ऐसे युवाओं के परिवार के लोग हैं, तो क्या किस तरह से वे ताने ना मार के किस तरह से व्यवहार उनके साथ देखिए, इस चीज में हम एक चीज ही सजेस्ट करते हैं कि अगर हम पेशेंट को कंफर्टेबल रहने दें, उसको हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए उसको नीचा ना दिखावें, उस पर नजर जरूर रखें, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बंधन में न रखें। अगर जाना भी है कहीं बाहर किसी काम के लिए तो साथ जाएं। तो उससे क्या होता है, जब हम एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं घर वाले, तो पेशेंट का व्यवहार ऐसा होता है, वो इरिटेट होने लगता है। उसको हम एक्सप्रेस्ड इमोशन, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस बोलते हैं। उसकी वजह से वो बहाना बनाता है कि तुमने मुझे परेशान किया, इसलिए मैं दोबारा से नशा कर रहा हूं। तो बस घर वालों से मेरी यही अपेक्षा है कि वो विजिलेंट रहें, ध्यान रखें, लेकिन बहुत ज्यादा नैगिंग ना करें, यानी कि बहुत बार उसको टोके नहीं। तो उससे क्या है कि वो पेशेंट कोऑपरेटिव हो जाएगा, समझेगा कि ये अब गंभीरता से मेरे साथ हैं, और ये भी अब छुड़ाने के बाद ही दम लेंगे। तो जो आजकल के युवा हैं जो नशे की ओर अभी तक नहीं बढ़े हैं और उनकी शुरुआत होती है, तो वो कैसे ही शुरुआत ना करें कि उसको पहले कंट्रोल कर लें? देखिए, हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ कि युवाओं को ना कहने की आदत होनी चाहिए। जो चीज आपको उपयुक्त नहीं लगती, जिस चीज के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिस चीज को आप बुरा समझते हो, या जिस चीज को आप अपने परिवार के सामने नहीं कर सकते, वो चीज अगर आपको कोई ऑफर करता है, तो आपको ना कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं ना करूंगा तो मैं दूसरों से कमतर हो जाऊंगा, या लोग मुझे अपने जैसा नहीं समझेंगे। हमें गलत चीज को ना कहने से कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमारा कोई दोस्त हमें ऑफर करता है, हमारा कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव हमें ऑफर करता है, तो उसको हम साफ साफ मना कर सकते हैं। लेटर ऑन आपको रियलाइज होगा और उसको भी रियलाइज होगा तो आपने बहुत अच्छा किया। इसमें एक स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, लेकिन समाज के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होती है। हमने इसमें जो युवा इसमें ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में हमने डॉक्टर अर्पण जैन जी से बातचीत की है। आपने सुना ही है। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ।